बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिल्ड्रन, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इसमें एसिड और बेसिस की डेफिनेशंस तो हम पीछे कर रहे हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि वो एक से ज्यादा एसिड्स हैं, एक से ज्यादा बेसिस हैं, तो उनको आपस में कंपेयर किया जाए तो कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, कौन ज्यादा वीकर एसिड है, वगैरह वगैरह। तो उस हवाले से हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, किस फैक्टर को, किस हम सिंबल को यूज कर सकते हैं इनकी आपस में कंपैरिजन को शो करने के लिए। ठीक हो? तो उसमें फर्स्ट हम बताते हैं, यहाँ डेफिनेशन करते हैं कि एसिड और बेसिस हैं क्या। तो यहाँ इसने लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट। असल में यहाँ होना चाहिए आर्हीनियस कंसेप्ट ना। आर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक H प्लस देने वाले एसिड हैं और OH माइनस आयन देने वाले बेसिस हैं। तो जो जितने ज्यादा H प्लस आयन देगा उतना वो स्ट्रॉन्गर एसिड, जो कम देगा वो वीकर एसिड। तो जो जितने मालिक्यूल्स कंप्लीटली आयोनाइज होने वाले जो एसिड या बेसिस होंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस कहलाएंगे। और जो पार्शली या वीक आयन, थोड़े लिमिटेड आयनाइज होंगे तो वो वीक एसिड या वीक बेस कहला रहे होंगे। ठीक। एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड की जैसे HNO3, H2SO4, HCl, HClO4 एक्सेट्रा। और स्ट्रॉन्ग बेसिस में NaOH, KOH वगैरह शामिल। अच्छा, इसमें अब एग्जांपल, अब हम वो फैक्टर लेके आना चाह रहे हैं, डेरिवेशन उसकी कह लें या वो सिंबल जो जिसकी बेस पे हम मुख्तलिफ एसिड्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो एक जनरल एग्जांपल ले लें। एक एसिड है जो वाटर से जुड़ता है, तो वाटर में आयोनाइज होता है तो H3O+ और A- दे रहा होता है। तो हम H3O+ तो वैसे लिखते हैं कि पानी में वो पाया ऐसे ही जाता है आपका प्रोटॉन, लेकिन हम यहाँ पे इसको अपने सिंबल सिंपलिसिटी के लिए सिर्फ H+ की शक्ल में भी शो कर सकते हैं। अच्छा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेंगे तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर एक्टेंट कंसंट्रेशन आ जाएगी। चूंकि वाटर तो आयोनाइज यहाँ पे नहीं हो रहा ना, एसिड हो रहा है, तो इसकी कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट ही रहती है। इसको हम इधर ला के मल्टीप्लाई कर दें के साथ, तो फिर वो नया एक कांस्टेंट Ka बन जाता है, जिसे हम नाम देते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू बराबर है, ऊपर प्रोडक्ट है, नीचे ऊपर H+ और A- यानी बेस, और नीचे एसिड का होल मालिक्यूल है। अब इसमें हम देखेंगे जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो उतने H+ आयन ज्यादा देगा और Ka की वैल्यू भी उतनी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्गर एसिड के लिए Ka की वैल्यू बड़ी होगी और वीकर एसिड्स के लिए Ka की वैल्यू छोटी होगी। इसी तरह हम बेस को देखेंगे तो बेस, बी से मुराद बेस है, वाटर में जाए तो BH+ और OH-। तो हम कहते हैं कि इसकी Kb लिखेंगे तो प्रोडक्ट ओवर रेक्टेंट, और ये बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट कहलाता है Kb। इसमें भी ऐसे, जो बेस जितनी स्ट्रांग होगी उतनी OH- आयन ज्यादा देगी, Kb की वैल्यू भी उतनी बड़ी होगी। तो स्ट्रॉन्ग बेस के लिए Kb बड़ा होगा और वीक बेस के लिए Kb की वैल्यू छोटी होगी। अच्छा, इस तरह अब Ka और Kb की वैल्यू जो होती है वो तो काफी, जो है ना, वो एक्सप्रेस करना मुश्किल होता है। जैसे 10⁻², इस तरह वैल्यूज आ रही होती हैं। तो उसको जरा आसान बनाने के लिए, एक्सप्रेशन के लिए, हम दो और फैक्टर pKa और pKb ले लेते हैं। ये किसके बराबर होते हैं कि नेगेटिव लॉग ऑफ Ka को pK बोलते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ Kb को हम pKb बोलते हैं। ठीक हो गए? तो इन इससे अब वहां पे इन दोनों का रिलेशन क्या है, माइनस की वजह से ये दोनों एक दूसरे के उल्ट हैं। Ka जितना बड़ा होगा pKa की वैल्यू उतनी छोटी होगी। ठीक है? और Kb जितना बड़ा pKb उतना छोटा हो जाएगा। इसका मतलब जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं उनके ये Ka की वैल्यू बड़ी होगी, लेकिन pKa की वैल्यू उनके लिए छोटी होगी। इस तरह स्ट्रॉन्ग बेसिस के लिए Kb बड़ा होगा लेकिन pKb उनके लिए छोटा होगा। ये एक इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशन के साथ आ जाता है। ये MCQ के तौर पे भी आपने ध्यान में रखना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए Ka की वैल्यू या P वैल्यू क्या है और V के लिए क्या वैल्यू आती। ठीक हो गई? तो ये हमने से बता दिया कि ये फैक्टर है पीके और पीके बी का, जिसको यूज करके या के और के बी को यूज करके हम मुख्तलिफ एसिड्स की स्ट्रेंथ को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट, एक ये पीछे भी हमने बात की थी लोरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट के अंदर भी, कि एसिड जितना स्ट्रॉन्ग हो उसकी कॉन्जुगेट बेस जो होती है वो उतनी ही
वीक होती है, रिवर्स चलता है। इसका मतलब है कि अगर एक एसिड की के ए की वैल्यू बड़ी है तो उसकी कॉन्जुगेट बेस की के बी की वैल्यू उतनी ही छोटी होगी, क्योंकि वो वीक बेस होगी। ठीक होगा। तो ये एमसीक्यू के तौर पे ये पॉइंट भी आपने जहन में रखना। ये लास्ट पैराग्राफ में यही पॉइंट डिस्कस किया हुआ है। ये टेबल की जरूरत नहीं है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। अच्छा, उसके बाद है नेक्स्ट जो एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपका बनता है, लेवलिंग इफेक्ट्स इसे बोलते हैं। वो क्या है कि जितने भी स्ट्रॉन्गर एसिड हैं वो चूंकि सारे के सारे कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, तो जब वाटर के अंदर आप इनको ऐड करेंगे तो वाटर के अंदर तो ये सारे के सारे आयोनाइज हो जाते हैं, 100% आयोनाइज होते हैं। तो अब अगर मैंने इन दोनों एसिड्स को आपस में कंपेयर करना है तो वो तो पानी के अंदर सारे आयोनाइज हुए पड़े और सारे एक ही लाइन में खड़े हुए हैं 100% आयोनाइजेशन के साथ, तो उनकी स्ट्रेंथ को कंपेयर करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं उनको कंपेयर नहीं कर सकूंगा, हालांकि वो डिफरेंट एसिड्स हैं, लेकिन मुकम्मल आयनाइजेशन की वजह से एक ही लाइन में खड़े हुए हुए। तो हम इस इफेक्ट को कहते हैं लेवलिंग इफेक्ट। तो वो एक ही लेवल पे सारे आ जाते हैं, सारे जो स्ट्रॉन्गर एसिड्स हैं। तो और वाटर को फिर हम नाम देते हैं लेवलिंग सॉल्वेंट की, जिसके अंदर सारे एक ही लेवल पे आके खड़े हो गए। अच्छा, अब फिर हम करें क्या, अगर हमने कंपैरिजन करना है एसिड्स को, मुख्तलिफ एसिड्स की एसिडिटी को, एसिडिक पावर को, तो कहते हैं फिर आप और सॉल्वेंट लें, जैसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड को मीडियम के तौर पे ले लें, जो खुद एक वीक एसिड है। ठीक होगा। अब इसको इसको हम नाम देते हैं डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट, ये फर्क करने वाला सॉल्वेंट। फर्क कैसे करेगा कि देखें ना, एसिटिक एसिड भी प्रोटॉन आयनाइज होकर एच प्लस आयन देने की कोशिश कर रहा है, उधर से जो एसिड दूसरा आपने ऐड किया वो भी एच प्लस आयन देने की कोशिश कर रहा है। अब होगा क्या कि जो एसिटिक एसिड से जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा उतने ज्यादा वो प्रोटॉन देगा, और एसिटिक एसिड को उसके प्रोटॉन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। और जितना वो वीक होता जाएगा उतना उसकी डोनेट करने की पावर जो है ना एसिटिक एसिड की तरफ कम हो जाएगी, और एसिटिक एसिड की एक्सेप्ट करने की पावर भी कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि मुख्तलिफ एसिड्स एसिटिक एसिड के अंदर मुख्तलिफ आयनाइजेशन रख रहे होंगे, जिसकी बेस में हम उनकी स्ट्रेंथ को फर्क कर सकते हैं। अब जैसे HClO4 स्ट्रॉन्गर एसिड है, HBr उससे कम है, H2SO4 उससे कम है, HCl उससे कम है, HNO3 उससे कम है। तो एक ही ऑर्डर इस तरह एसिडिटी का हम बना लेते हैं, फर्क कर लेते हैं। ये किसके अंदर है, यानी एसिटिक एसिड के अंदर, एक वीक एसिड के अंदर मुख्तलिफ एसिड्स को ऐड करें तो हम उनकी स्ट्रेंथ को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। ठीक हो गई। ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट शॉर्ट है लेवलिंग इफेक्ट वाला। उसके बाद है रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ HF, HCl, HBr एंड HI एसिड। ये हमने शुरू में भी लॉरी ब्रॉन्स्टेड के कंसेप्ट में भी ये ऑर्डर को डिस्कस किया था कि HF जो है वीकेस्ट एसिड है और HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसको हम फिर रिपीट कर लेते हैं ग्रुप में बात, ये एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ब्रोस्टेड एसिड अलोंग ग्रुप्स। उसमें हमने कहा HF की स्ट्रेंथ सबसे कम है, HI की ज्यादा है। वजह क्या है, एक तो जब आप लेफ्ट से और टॉप से बॉटम जाते हैं ग्रुप में तो साइज ऑफ एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है, बॉन्ड लेंथ बड़ी होती जा रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर जो शेड इलेक्ट्रॉन है पेयर है उसके ऊपर न्यूक्लियस की दोनों न्यूक्लियाई की अट्रैक्शन कम हो जाएगी, तो वो बॉन्ड जल्दी टूटेगा। तो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती जा रही है, जिसकी वजह से बॉन्ड जल्दी टूटता है। H प्लस आयन की एबिलिटी भी ज्यादा होगी लूज करने की, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी HI की सबसे ज्यादा होगी। और जब इसकी कॉन्जुगेट बेस को हमने कंपेयर किया, इसकी कंपैरिजन करना था बेसिक स्ट्रेंथ का, तो हमने पहले एसिडिक बता के फिर कहा कि HF चूंकि सबसे वीकेस्ट एसिड है तो उसकी कॉन्जुगेट बेस जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होगी, इस वजह से F माइनस स्ट्रॉन्गर होगा, और Cl उससे कम, Br उससे कम, और I माइनस सबसे कम होगा। एक तरीका तो ये बताने का। दूसरा तरीका जो इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया है, इन्होंने क्या नेगेटिव आयन को ही बताया है और उसकी बेस पे इन्होंने एसिड्स की तरफ मूव कर गए। तो मतलब इन्होंने बताया कि जब आप F माइनस से I माइनस की तरफ मूव करते हैं, यानी F माइनस जो है वो स्मॉल साइज वाला है, I माइनस जो है वो लार्ज साइज वाला है, एक नंबर, जिसकी वजह से जो चार्ज डेंसिटी है वो F माइनस की सबसे ज्यादा है, I माइनस की सबसे कम है चार्ज डेंसिटी। तो जिसकी चार्ज डेंसिटी कम है तो उसको फिर आगे से प्रोटॉन जो है एक्सेप्ट करने की जो पावर है वो कम हो जाएगी, और F माइनस जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है उसकी H प्रोटॉन H प्लस को एक्सेप्ट करने की पावर ज्यादा होगी। तो इस वजह से F माइनस का स्ट्रेंथ ज्यादा है, Cl की उससे कम है, Br उससे कम, और I माइनस उससे कम। ठीक है, इसमें आप इस तरह लिख सकते हैं कि जब हम
टॉप से बॉटम यानी एफ से आयोडीन की तरफ, एफ फ्लोराइड आयन से आयोडाइड आयन की तरफ मूव करते हैं, तो साइज बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से चार डेंसिटी, चार तो सब पे सेम है, साइज बड़ा होने की वजह से चार डेंसिटी डिक्रीज करती जा रही है, तो उसकी फिर प्रोटॉन की तरफ अट्रैक्शन जो है वो कमजोर होती जा रही, जिसकी वजह से वो उसी शक्ल में रहना ज्यादा पसंद करेगा और प्रोटॉन एक्सेप्ट करके एसिड की फॉर्म में जाने की उसकी सलाहियत कम हो जाएगी। तो इस वजह से एफ माइनस जो है उसकी कॉन्जुगेट बेस की जो बेसिसिटी सबसे ज्यादा और आई माइनस की सबसे कम। फिर आप बता देंगे कि चूंकि एफ माइनस की प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की पावर सबसे ज्यादा है, तो इसकी जो एसिड होगा, यानी ये कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग है, तो इसका जो एसिड होगा वो वीक होगा, तो एच एफ वीकेस्ट हो गया और एच आई जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया। यही पॉइंट, इसी रीजन के साथ आप छठे ग्रुप में भी यही ट्रेंड की हम बात जब टॉप से बॉटम मूव करते हैं तो इसी तरह बात कर सकते हैं, जो हम सातवें को एक्सप्लेन कर रहे हैं छठे को भी ऐसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास है आर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ ऑक्सी एसिड्स, मुख्तलिफ ऑक्सी एसिड्स की एसिडिटी के आर्डर को कंपेयर करें, तो उसमें जैसे हैलोजन के ऑक्सी एसिड्स हैं, तो HClO एक ऑक्सीजन वाला कम वी स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी सबसे वीक एसिड है, दो वाला उससे स्ट्रॉन्ग है, तीन वाला उससे, चार ऑक्सीजन वाला सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसी तरह H2SO4 में कंपेयर करेंगे तो तीन ऑक्सीजन वाला कम है, चार वाला ज्यादा। नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड को करेंगे तो दो ऑक्सीजन वाला कम है और तीन वाला ज्यादा। इनकी रीजन भी वही होगी जो आप इसको रीजन को एक्सप्लेन करेंगे। इन्होंने नीचे जो है इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, उसमें भी दो तरीके हैं, आप पहले इसकी एसिडिटी को एक्सप्लेन कर लो तो फिर उसके बाद उनकी कॉन्जुगेट बेस की स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन कर लो, या कॉन्जुगेट बेस की स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करके फिर एसिड को कर लें। तो हम पहले एसिड को कर लेते हैं फिर उधर आ जाएंगे कि एसिड की स्ट्रेंथ कैसे HClO4 की सबसे ज्यादा, और आगे जाते जा रहे हैं जैसे जो ऑक्सीजन के एटम कम हो रहे हैं तो स्ट्रेंथ भी कम हो रही है। उसकी वजह क्या है, हम कहते हैं कि एज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इंक्रीजेस, यानी ये 1 2 3 4 जैसे जैसे इंक्रीज हो रहे हैं, ऑक्सीजन स्टेट हैलोजन की इंक्रीज हो रही है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आर शिफ्टेड अवे फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम, ये जो हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, तो साथ जितनी ऑक्सीजन ज्यादा जुड़ती जा रही है वो इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग इफेक्ट जो है वो ज्यादा होता जा रहा है, तो प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन पेयर दूर होता जा रहा है, तो एच के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा आ जाता है, जिसकी वजह से उसके लिए आयनाइज आना होना आसान हो जाता है। तो टेंडेंसी ऑफ अ मॉलिक्यूल टू लूज अ प्रोटॉन इंक्रीज हो गया। इस एक दूसरा, प्रोटॉन देने के बाद जो एनायन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ती जा रही है। देखो ना, जैसे एक एक ऑक्सीजन वाला का एनायन, दो वाले, तीन और चार वाले, अब चार वाले के ये चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हुए हैं कि ये माइनस इधर जाए तो इसके ऊपर माइनस, फिर वो नीचे आएगा तो इसके ऊपर माइनस, वो नीचे आएगा तो इसके ऊपर माइनस, तो चार स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो आपने पढ़ा हुआ है जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा हो किसी मॉलिक्यूल के उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, यानी इलेक्ट्रॉन को, चार्ज को जितना ज्यादा वो फैलाने वाले बन जाए उतना वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये फिर HClO4 माइनस जो है वो ज्यादा स्टेबल एनायन है, इस वजह से इसकी प्रोटॉन एक्सेप्ट करके वापस एसिड के फॉर्म में जाने की सलाहियत सबसे कम होगी। ठीक हो गया, तो ये एक तो ये हो गया, ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया एसिडिटी का। करके फिर आपने अगला बात लेके, चूंकि HXO4 जो है या HClO4 जो है सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो इससे बनने वाली जो कॉन्जुगेट बेस होगी वो सबसे वीक होगी। ठीक हो गया, तो उस वजह से फिर हमारा ऑर्डर ये वाला बन जाएगा कि HClO4, यहाँ पे O4 आना है, HClO4 सबसे कमजोर है, 3 उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, O उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है 2 वाली, और जो 1 वाली वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बन जाती है। और अगर आप इस बेसिसिटी को डायरेक्ट एक्सप्लेन करना चाहें तो फिर ये एक जुमला ही काफी है कि जनाब जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये जो चार वाला है इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा हैं, ये स्टेबल एनायन है। स्टेबल एनायन का मतलब ये है कि ये इसी शक्ल में रहना पसंद करेगा और H प्लस लेके वापस मालिकुलर फॉर्म में जाने की सलाहियत इसकी बहुत कम होगी। ठीक होगी, इस वजह से ये वीक बेस बन जाएगी और ClO माइनस जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगी। ठीक हो गई, तो इस तरह इस ऑर्डर को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद है जी बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ NH3 H2O और HF। अच्छा, इसमें अब बेसिसिटी ऑर्डर का मतलब ये कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की सलाहियत है ना, उसको हमने कंपेयर करना है।
तो अब अमोनिया पांचवें ग्रुप में, नाइट्रोजन पांचवें ग्रुप की ऑक्सीजन छठे की, फ्लोरीन सातवें की। अब लेफ्ट से राइट जब मूव कर रहे हैं तो आप कहेंगे सर साइज तो एटम्स के छोटे होते जा रहे हैं, तो फिर वो जो लोन पेयर है वो न्यूक्लियस से करीब होता जा रहा है। नाइट्रोजन के केस में साइज लार्ज होने की वजह से और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इसकी कम, बाकियों की निस्बत से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम, साइज भी ज्यादा बड़ा, जिसकी वजह से इसका लोन पेयर ज्यादा एरिया पे फैला हुआ है और दूसरे के साथ इंटरेक्शन करना उसके लिए आसान है। और जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा, साइज भी कम, छोटा, जिसकी वजह से इसके लोन पेयर न्यूक्लियस के ज्यादा करीब हैं, तो उनके लिए फिर ज्यादा दूर तक प्रोटॉन वगैरह को एक्सेप्ट करने की जो सलाहियत है वो बहुत कम हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं अमोनिया की जो बेसिसिटी वो ज्यादा, वाटर की उससे कम, HF की उससे कम। इसमें एक जुमला इसने लिखा है, ये दूसरी लाइन में ना, बोथ स्मॉल साइज एंड लो इलेक्ट्रो, ये स्मॉल की बजाय ना यहाँ लार्ज होना चाहिए ना, कि लार्ज साइज और लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये दो फैक्टर हैं जो नाइट्रोजन को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस बना देते हैं। चाहे ये न्यूट्रल शक्ल में हो तब भी यही आर्डर है, चाहे ये एक एनायन की शक्ल में हो तब भी यही आर्डर है, ठीक है हो गया। और चाहे ये जैसे ये है, या और इसको एनायन बना लें, जैसे ये एन यहाँ पे 3 - होना चाहिए, तो 3 - वो, या दो 2 - है या माइनस तब भी वही ऑर्डर है कि ये साइज में बड़ा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कम है, तो इस वजह से इसकी बेसिसिटी की जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा है।